लिखते हैं तो वो हमारा टैग बनता है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे तो वो टैग ही हो जाएगा। उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए क्या करेंगे, तो वो ब्राउज़र हमें आइडेंटिफ़ाई करता है। जैसे सपोज़ दैट जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है मीठा है मतलब ये नहीं है कि वो चीनी ही रहेगा। तो सेम उसी टाइप से ये आइडेंटिफ़ाई कौन करेगा? तो इसके केस में ब्राउज़र हमें आइडेंटिफ़ाई कर लेता है। जबकि वो एरर नहीं आएगा। एक चीज़ और क्लियर रखिए, एचटीएमएल में कुछ भी आप लिखते हैं ना, तो वो कभी एरर नहीं आएगा। सपोज़ आप कुछ भी लिख दीजिएगा, एरर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वो पर्टिकुलर अगर एचटीएमएल का एलिमेंट है, तो उसको आइडेंटिफ़िकेशन कौन करेगा? ब्राउज़र करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखेंगे और वो वर्क कर जाएगा, नहीं। लेकिन जो ब्राउज़र के पास जो अपना टैग है, मीन्स जो ब्राउज़र आइडेंटिफ़ाई करेगा, वो क्या है? हम लोग जब भी टैग को लिखेंगे, कहाँ पे? लेस देन, ग्रेटर देन के अंदर रहेगा। सेकंड चीज़ एचटीएमएल के पास जो है 2 तरह का टैग होता है। एक होता है ओपनिंग टैग मतलब एक होता है जो विदाउट क्लोजिंग रहता है, मीन्स उसको हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं और एक जो होता है विथ क्लोजिंग। तो जनरली जो टैग मिलेगा वो विथ क्लोजिंग ही मिलेगा और विदाउट भी मिलता है। तो क्लोजिंग है या नहीं उसको कैसे पता चलेगा? तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एचटीएमएल लिखा हुआ है और नीचे में जो एचटीएमएल लिखा हुआ है, तो नीचे वाले में क्या है? तो यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है। ये स्लैश का मतलब हो गया कि ये कौन-सा टैग है? तो क्लोजिंग टैग है। तो जनरली हमारे पास किस टाइप का टैग आया? तो इसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग और इसको बोल रहे हैं क्लोजिंग टैग। इट मीन्स इसको आप कह सकते हैं ना कि एक बाउंड्री टाइप का है, कि जो यहाँ से यहाँ तक ही स्टार्ट से एंड यहीं इसके बीच में ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है? तो ये हो गया। तो कुछ भी चीज़ जो है वो कहाँ पे रहेगा? हमें एचटीएमएल टैग के अंदर रहेगा। नेक्स्ट अगर कोई कंटेंट हम हेड का मतलब ये नहीं होता है कि हम हेड सेक्शन में रख रहे हैं, नहीं। हेड का मतलब हुआ कि जनरली जो स्टाइलिंग का जो हम सीएसएस लिखेंगे या जो भी चीज़ लिख रहे हैं, तो हम हेड हेड के अंदर रख देते हैं, ठीक है? इवन आप कंटेंट को कहीं भी रखिएगा तो वर्क कर जाएगा क्योंकि एचटीएमएल जस्ट हम ये ऐसा लिख क्यों रहे हैं कि ताकि हमारा डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में मेंटेन रहे, कि ताकि कभी भी इन फ्यूचर कंटेंट जब ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाए तो हमें इश्यू नहीं हो, इसलिए हम लोग करते हैं। उसे सेपरेट कर दिया गया। नेक्स्ट है बॉडी टैग। जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, वो हमारा बॉडी टैग के अंदर होता है। तो बॉडी टैग के अंदर कुछ भी आप लिख रहे हैं, अपना मल्टीपल टैग जो जैसे है, उसको यूज़ करके हम लिखते चले जाएँगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? तो बताइए। कुछ भी डाउट है? नहीं सर। क्लियर? चलिए। तो अब आते हैं कुछ-कुछ डेफिनेशन पे। तो एचटीएमएल कहते हैं किसको हैं? तो एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो क्रिएटिंग द वेब पेज। नेक्स्ट एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। यहाँ पे क्या है ना कि सीरीज ऑफ एलिमेंट है। मतलब इसका मतलब हो रहा है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हेड सेक्शन मतलब एक कंटेंट बना, कंटेंट बोलिए या एलिमेंट बोलिए, जो भी चीज़। फिर बॉडी के अंदर आप आएँ, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले हेड लिखें, फिर P1 लिखें, फिर और भी कुछ लिखते जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर हुँ, तो ये हमारा मान लीजिए हेड सेक्शन हुआ। तो फिर क्या किए, हमने एक डिव लिया, इसके अंदर कंटेंट लिखा, फिर कुछ डिव लिया, इसके अंदर कंटेंट लिखा। तो ये क्या हो रहा है, सीरीज़ ऑफ एलिमेंट मतलब एक चेन सिस्टम बनते जा रहा है, तब जाके हमारा वेब पेज रेडी हो रहा है। और करना क्या है, जहाँ पे हमें कंटेंट चाहिए, हम रखते जाएँगे, हमारा वो जो डिज़ाइन जो रिक्वायर्ड है, वो बनते चला जाएगा। ठीक है? इट कंटेंट टेल सॉरी एलिमेंट टेक कंटेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो ये चीज़ को हम ऑलरेडी समझे थे फर्स्ट में ही कि एचटीएमएल में जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं कंटेंट वो ब्राउज़र पे आता है। तो जो टैग लिख रहे हैं ना एक्चुअली में वही बताता है ब्राउज़र को कि कैसे उसको डिस्प्ले कराना है। सपोज़ ये पी टैग है, तो ये डिस्प्ले कराएगा मीन्स ये इन्फॉर्मेशन देगा किसको? ब्राउज़र को। एक चीज़ और है, जैसे जावा का है, आप लोग को जावा भी आती होगी, पाइथन जो भी मतलब बहुत सारा लैंग्वेज है, तो सबका एक प्लेटफ़ॉर्म होता है कि उसका कोड कहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? मीन्स उसको एग्ज़ीक्यूट कौन कर रहा है, जैसे जावा है, तो जावा का एग्ज़ीक्यूशन कौन करता है? आइडिया है किसी को? जावा का कोड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए? जेडीके चाहिए ना? हाँ, जेडीके। जेडीके, जेआरई और फिर जावा का जो अपना इन मतलब जो इंस्टॉलेशन करते हैं, मीन्स जेडीके ही जनरली इसको हम बोल सकते हैं। तो जेडीके के हेल्प से क्या होता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड होगा।
जेडीके हमारा कोड को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमें प्रोवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो एचटीएमएल का हम लिख रहे हैं वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? कौन कर रहा है एचटीएमएल का कोड को? ब्राउज़र कर रहा। ब्राउज़र कर रहा है, ठीक है? यहाँ कोई हमें जेडीके, जेआरई वगैरह वैसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट एग्जीक्यूट किए, लाइव सर्वर चला दिए और ये क्या किया, हमारा एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है? क्योंकि मोटो क्या है हमारा, आउटपुट को देखना। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट्स एक सैंपल है और कुछ नहीं। यहाँ एक्सप्रेशन में आते हैं, तो डॉक टाइप क्या कर रहा है, तो डॉक टाइप जो है वो डिफाइन करता है वर्जनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, कि वो HTML5 का है। नेक्स्ट, HTML जो टैग लिखा वो क्या है, तो रूट ऑफ द टैग है, रूट ऑफ द HTML पेज है। हेड क्या है, तो हेड जो हुआ हम जो टॉप में रख रहे हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, जनरली मेटा इंफॉर्मेशन को रखते हैं और स्टाइलिंग हो गया ये सब। और ये मेटा क्या है, मेटा का मतलब जनरली अगर हम यहाँ जाएं तो शायद हो अगर, तो ये रहा। इस टाइप से बहुत सारा मेटा मिलेगा आपको। अगर आपको मेटा देखना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, टॉप कॉलेज खुलता नहीं है क्या? चलिए कुछ भी रहे, इसको कीजिए और यहाँ पे आप जाके व्यू पेज सोर्स कीजिए। जब व्यू पेज सोर्स करते हैं, ये मत सोचिए कि इतना ही है, इसके अंदर बहुत कंटेंट है, वो हमें दिख नहीं रहा है। फॉर्मेट कीजिए, दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मेटा, हाँ नीचे रहा, दिख रहा है, ये सारा मेटा है। ये मेटा क्या करता है ना, इसी के हेल्प से गूगल में कोई भी वेबसाइट सर्च हो पाती है। सर्च इन द सेंस वो टॉप रैंकिंग है या जो भी हाईलाइट हो रहा है, वो इसके हेल्प से ही होता है। जैसे जब आपने सर्च किया, हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ क्या लिखे, टॉप कॉलेज। अब ये चीज को चेक करेगा क्या, बहुत सारे वेबसाइट, क्योंकि गूगल के पास तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, तो वो सब में चेक करेगा कि टॉप कॉलेज जो की है, वर्ड है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, किस किस के पास है। तो जहां जहां वो अवेलेबल रहेगा, उस वेबसाइट को वो हाईलाइट करके देगा। बट ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट है तो सब में नहीं है, सब में है, लेकिन वो वही वेबसाइट को लाएगा जिसपे ट्रैफिक ज्यादा है, यूजर्स ज्यादा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, टॉप कॉलेजेस, देखिए कितने बार है भरा हुआ है कंटेंट मेटा टैग में, या मेटा टैग में होता है, नहीं तो बहुत बार वो वेबसाइट के पेज में भी कहीं है तो उससे भी निकाल लेता है। तो मेटा जो है वो हेल्प करता है गूगल में सर्च करने के लिए। ये डिजिटल मार्केटिंग जो काम करते हैं ना, वो ये इस पे काम करते हैं, ये सब पे। हमें उससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हमें आइडिया हो इनफ है। तो टाइटल, टाइटल टैग में कुछ भी लिखेंगे, वो टॉप में जो आता है ना, वो टाइटल टैग में आएगा। यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये टाइटल टैग से ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगर है, ये क्या चीज़ का वेबसाइट है, कुछ भी लिख दीजिए ना, मेंटेनेंस, ठीक है। अब जो टाइटल टैग में लिखा हुआ है, वही ऊपर में आएगा, आ रहा है। तो ये किसके कारण आता है, टाइटल टैग के कारण, जो भी हम लिखते हैं। फिर है बॉडी, बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट लिख देते हैं। और H1P ये सब तो हमारा टैग है, जो ये मीन्स डिफाइन कंटेंट को डिफाइन करने के लिए वो चीज़ है। अब तो HTML एलिमेंट कहते किसको है, तो HTML एलिमेंट का मतलब हो गया एलिमेंट इन द सेंस, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो ये तो मोबाइल नंबर हो गया, लेकिन इसके बाहर ये तो हमें पता है कि ये ओपनिंग टैग है हमारा, और ये जो है हमारा क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है वही एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये, तो द HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड इंड टैग। तो मतलब टैग लेंगे, ओपनिंग टैग भी लेंगे, कंटेंट भी लेंगे एंड इंड टैग भी लेंगे, ये पूरा को हम HTML एलिमेंट कहेंगे।
और बीच में जो अवेलेबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। तो द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। ठीक है, तो पेज स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए। अब आते हैं HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक टाइप जो है, डॉक टाइप का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्पेस, उसको अलग से देकर। तो डॉक टाइप क्या करता है, डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले द वेब पेज करेक्टली। ये लाइन का मतलब समझा सकते हैं कोई? इस लाइन का सेंस क्या बनता है? हेलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है आवाज। कोई सेंस बन रहा है कि नहीं को, ये क्या कहना चाह रहा है? चलिए देखिए, डॉक टाइप मैंने क्या बताया फर्स्ट में ही कि डॉक टाइप हर एक HTML वर्जन में है, चाहे तो HTML5 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी पीछे का वर्जन है हर एक में है। बट जब हम डॉक टाइप दे देते हैं ना, जिस भी वर्जन में जिस टाइप से भी लिखा गया हो, आप नीचे अगर आइए तो यहाँ पे देखिए डॉक टाइप का मैंने पूरा यहाँ पे पेस्ट किया है कि किसमें किस टाइप से लिखा गया है। जैसे HTML5 डॉक टाइप ऐसे लिखते हैं, HTML4 डॉक टाइप ये ऐसे लिखा गया है, 4.1 मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट है इस फॉर्म में, ट्रेडिशनल वे ऐसा लिखते हैं। फिर HTML1 में जाइए तो इस टाइप से लिखा रहा है। तो कहने का मतलब सेंस हुआ कि सपोज दैट अभी आप HTML5 चल रहे हैं और आपने डॉक टाइप ऐसा दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि कंटेंट को क्या वो समझेगा? अब ये कंटेंट जो है हमारा HTML का, वो किस वर्जन में चला गया? HTML4 में चला गया ना। अगर ये 4 का है तो ये कंटेंट को अब कोई भी समझेगा, इवन ब्राउज़र ही समझेगा, तो वो क्या समझेगा कि HTML5 का नहीं है, HTML4 का है। क्योंकि वो ये जस्टिफिकेशन कहाँ से कर रहा है? इस डॉक टाइप से कर रहा है। अगर आप ये पेज को हटा दें, मीन्स डॉक टाइप हटा दिए, अब ये इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए कुछ भी है इसके पास? कुछ नहीं है। क्योंकि बाकी कंटेंट HTML का टैग, ठीक है, हो सकता है कि कुछ टैग जो है HTML5 में नहीं है जो 4 में था, या 4 में है वो 5 में नहीं है, तो वो तो ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट को भी तो पता चलना चाहिए कि ये किस वर्जन का डॉक्यूमेंट है। तो वही चीज़ कौन करता है? डॉक टाइप करता है। वही ये लाइन लिखा हुआ था, एंड हेल्प्स द ब्राउज़र टू डिस्प्ले द वेब पेज करेक्टली। क्योंकि हम डॉक टाइप जब दे देते हैं तो ब्राउज़र समझ जाता है कि ये किस वर्जन का डॉक्यूमेंट है और उसके अनुसार वो प्रॉपर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है? इट मस्ट अपीयर्स ओनली वन्स, एक ही बार लिखना है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। HTML का कोई भी, अगर हम HTML पे बात करें तो कोई भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि आप उसको अपर में लिख दें, लोअर में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि यही काम अगर आप कोई भी लैंग्वेज में करते हैं, लैंग्वेज इन द सेंस जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी, तो अगर सपोज हमने ऐसा लिखा, लेट x इक्वल टू 9, ये लिखा, एंड लेट x इक्वल टू 9, दोनों में अंतर क्या है? दोनों डिफर है या एक ही है? अगर आपको आती डिफरेंट हो है कोई भी सर, लैंग्वेज, ये डिफर है। क्योंकि डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, लो ये यहाँ पे हमने ऊपर जो लिया वो लोअर केस है, नीचे जो लिया अपर केस। देखिए आप इसको एक्स कीजिए ना, एरर आना स्टार्ट हो गया, कैन नॉट रेंडर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, डुप्लीकेट है इसलिए। बट जावा, कोई भी लैंग्वेज में ये इशू होता है, बट HTML में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपर केस, लोअर केस कुछ भी लिखे चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो व्यू पेज सोर्स, हम लोग पेज सोर्स कैसे देखते हैं? तो बस कुछ करना नहीं है, राइट क्लिक कीजिए। अगर ये पूरे वेबसाइट का हमें कंटेंट वो देखना है तो व्यू पेज सोर्स कीजिए, आपको पूरा कंटेंट आ जाएगा। इस टाइप से हम कर सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है। तो इस ये वाला डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए इंटरव्यू पर्पस पे क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज HTML, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ HTML। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज डॉक टाइप। सबसे मेन जो अगर HTML में कोई पूछेगा, तो अगर अच्छे लेवल का कोई पूछ रहा है तो डॉक टाइप को पक्का पूछेगा, और उसके बाद इसमें कोई और नहीं है क्वेश्चन।
दो क्वेश्चन इसमें मेन है बस। क्लियर हो गया या कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर हो गया। आप लोग को अभिषेक, अभिनव, यस सर, क्लियर हो गया सर। कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर पहले से आ रहा है तो क्लियर हो गया होगा, कुछ कुछ और भी। चलिए सेकंड पे चलते हैं। तो पहला क्या है? नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट बोलिए या टैग, सब एक ही लेके चलिए। तो टैग के अंदर टैग मीन्स सीरीज उसको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये बॉडी है, ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग इसका यहाँ है, लेकिन इसी के अंदर एक टैग है, H1 टैग एंड P टैग भी। तो अगर आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर से, तो रूट में हमें HTML स्टार्ट हुआ। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ क्या देख रहे हैं ना, ये रहा रूट में हमारा HTML टैग यहाँ पर। इसके बाद इसका क्लोजिंग कहाँ है? तो बॉटम में हो गया। ठीक है, इसके बाद आप जाइए तो हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हेड यहाँ पर हमारा क्लोजिंग हुआ। तो ये क्या हो रहा है? HTML के अंदर, HTML के अंदर किसको लाया? हेड को लिया। ठीक है, इसके अंदर अब चलते हैं तो कौन है? तो हेड में अगर हम देखें तो हमारा मेटा लिखा हुआ है और TITLE टाइटल लिखा हुआ है। ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नीचे बॉडी सेक्शन। तो बॉडी में फिलहाल हमारे पास नहीं है कुछ। बॉडी ये हुआ और बॉडी के अंदर हम कुछ ले आते हैं, H1 टैग हेलो वर्ल्ड। ये हुआ। ओ सॉरी, नीचे वाला भाग गया था। और अब बॉडी के अंदर हम चलते हैं तो H1 टैग। अब ये सीक्वेंस कुछ दिख रहा है आपको कि HTML के अंदर हेड है और बॉडी है, दो गो है। हेड के अंदर हम गए हैं तो मेटा है, टाइटल है। सेम उसी प्रकार बॉडी के अंदर गए हैं तो हमारा H1 टैग है। पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये सब के सब क्या है? नेस्टेड है, क्योंकि एक के अंदर दूसरा आया है, दूसरे के अंदर तीसरा आया है। इस टाइप से वो क्या किया? चेनिंग टाइप का बनाते चला गया। HTML के अंदर हेड आया, फिर मेटा, फिर टाइटल। तो HTML का जो एलिमेंट है ना, मीन्स कंटेंट जो हम लिखते हैं, ऐसे ही चेन तैयार करते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेवर स्किप द इंड टैग। अगर कोई भी टैग है और उसमें अगर इंडिंग टैग है तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वरना वो पूरा ब्रेक कर जाएगा कोड। जो निखिल का जो वेबसाइट में इन लोग का जो इशू आ रहा है स्क्रॉल बार, हो सकता है कि कहीं पे इन्होंने क्लोजिंग टैग को छोड़ दिया हो, या साइज वगैरह जो है वो तो है ही, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ेंगे वो इफेक्ट कर जाएगा पूरे को। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम H1 में चलते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड लिए, ठीक है, और इसका मैंने क्लोजिंग को हटा दिया। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ P टैग, सॉरी LOREM34। अब इशू क्या है? यहाँ पर हमने H1 में कलर लगाया है सिर्फ, ठीक है, P टैग में हमने कलर नहीं लगाया है। लेकिन देखते हैं आउटपुट कि क्या होता है। क्या हुआ? इशू ये हुआ कि H1 में तो कलर लगाए हैं तो चलिए बोल्ड था, लेकिन P में तो हम कलर भी नहीं लगाए हैं और P का ऐसा नहीं आता है। अगर कमेंट कीजिए तब देखिए तो P ऐसा आता है, छोटा रहता है। ये मैं साइज बढ़ाता हूँ थोड़ा। P ऐसा होता है, लेकिन H1 के कारण क्या हुआ? ये पूरा का पूरा इफेक्टिव हो गया H1 में ही। लेकिन अगर हम इसका क्लोजिंग दे दें, अब क्या हुआ? तो सिर्फ H1 प्रॉपर है, बाकी के नहीं मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें क्लोजिंग को नहीं हटाना है, क्योंकि अगर हमने इंड टैग को हटा दिया
तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो आगे का जो हमारा जो एंडिंग पॉइंट था वो पता नहीं चलेगा और पीछे तक वो ले लेगा। मीन्स वो आगे वाला टैग को भी अपने अंदर कवर कर लेगा, इसीलिए। नेक्स्ट है एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट। एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं और क्लोजिंग टैग भी नहीं होता है। जैसे मान के चलिए ये हम पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कहीं पर से ब्रेक करना। यहाँ पर से मान लीजिए मुझे ब्रेक करना है, सेव करते हैं, नहीं ब्रेक हुआ क्योंकि हमने ब्रेक, मेरा रिक्वायरमेंट है ब्रेक करना, लेकिन हम ऐसे ब्रेक करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ब्राउज़र जो है व्हाइट स्पेस या ऑटोमेटिक ब्रेक ये सब जो है ना वो हटा देगा खुद से। तो हमें ब्रेक करना है, उसके लिए हम लेंगे बीआर टैग। तो अब क्या करेगा, अब ये ब्रेक कर दिया। अगर हमें और भी ब्रेकिंग लाना है, ले लीजिए, तो ये ब्रेक किया, ठीक है। तो ये जो टैग है वो कौन है, तो एम्प्टी टैग है क्योंकि इसके पास कोई कंटेंट नहीं है और इवन क्लोजिंग भी नहीं है। क्लोजिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्लैश। तो कभी-कभी ये आपको दिखेगा कि स्लैश लगा हुआ रहता है इसमें, लेकिन वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जनरली नहीं ही रहता है। और कौन-सा टैग है जो एम्प्टी एलिमेंट हो? एक कोई टैग बताइए? HR टैग, एचआर टैग, एनबीएसपी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एचआर का यूज़ करते हैं। फिर एनबीएसपी भी हो गया, एनबीएस नहीं आ रहा है, कैसे लिख देते हैं? अच्छा, गलती लिख दिए थे, एनबीएसपी। लेकिन ये टैग नहीं हम बोल सकते हैं इसको क्योंकि इसमें तो लेस देन और ग्रेटर देन भी नहीं है ना? सर मतलब इमेज टैग, इमेज भी है, इमेज भी हो जाता है। फिर लिंक टैग नहीं, लिंक नहीं। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा टैग है। तो ये सब में क्या है कि हमें क्लोजिंग नहीं होती है। समझ में आ गया मेरा? नेक्स्ट HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ऑलरेडी पता है। HTML टैग रेफरेंस, वैसे आगे हम लोग जाएंगे ना तो टैग हमें मिलते जाएगा। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग कौन रहता है, तो H1 से H6। जब आप छोटी-छोटी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देते हैं ना, लाइक लोकल एरिया का, तो क्या होगा ना कि वो सब इंटरव्यू में ये सब टैग के बारे में ही पूछते हैं। H1 से H6 कि सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, P टैग, ये सब के बारे में ही पूछते हैं। मैं स्टार्टिंग में मैं दे रहा था ना छोटी-छोटी कंपनी मतलब लोकल एरिया का, तो वो लोग ये सब भी क्वेश्चन कि इसमें दोनों में बड़ा कौन होगा, H1 से H6, और ये सब कन्फ्यूजिंग चीज़ हो जाता है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि H1 बड़ा है कि H6 बड़ा है, वो चीज़ है थोड़ा-सा ये सब। तो ये सब पे भी क्लियर रहिए, कोई नहीं जानता है कि कौन क्या पूछ देगा, बट बड़ी कंपनी ये सब में नहीं पूछते हैं ये लोग। बड़ी क्या मतलब जो जिनको ये पता है कि हाँ, ये इससे हमें कोई यूज़ नहीं है, वो नहीं जाते हैं ये सब पे। फिर आपको है हेडिंग टैग जो होता है वो हमें इम्पोर्टेंट मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ को लिखना है, यानी टाइटल मेंटेन कर रहे हो, टाइटल लिख रहे हैं, तो हम हेडिंग टैग जनरली लिखते हैं क्योंकि वो बड़ा होता है। पी टैग, पैराग्राफ अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, पी टैग यूज़ कर लेंगे। अगर हमें बहुत सारा कंटेंट लिखना है, सपोज़ किसी चीज़ के बारे में, सपोज़ हमें क्वेश्चन बनाना है, व्हाट इज़ HTML, तो क्या करेंगे, H1 टैग ले लेंगे। H1 टैग में हमने दे दिया व्हाट इज़ HTML, सॉरी, ये हुआ। और इसका आंसर लिखना है हमें, पी टैग ले लेंगे। HTML इज डॉट 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 सेव कीजिए। अब आते हैं आउटपुट पे, तो ये रहा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, ये तो मेरा बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम ब्राउज़र बहुत बढ़ाए हुए हैं। अब आ गया नॉर्मल। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, कंटेंट को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो HTML डिस्प्ले क्या है? You cannot sure how HTML will be display larger or smaller resolution size, resize window will create different result। Okay, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हमारा बॉन्ड मीन्स यहीं पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल अभी दिख रहा है, लेकिन अगर हमने ब्राउज़र को ज़ूम कर दिया या इसी चीज़ को दूसरे ब्राउज़र में हम ओपन किए, मीन्स मान लीजिए ये क्रोम चल रहा है, हमने अगर एज में ओपन किया, तो हो सकता है वहाँ पर वो डिफ़र हो। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि वो वैरी करता है ब्राउज़र टू ब्राउज़र थोड़ा-सा।
बट ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। और जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, व्हाइट स्पेस है, ये सब चीज़ को ब्राउज़र क्या करता है, खुद से रिमूव कर देगा। आपको स्पेस लगाना है, आपको लिखना पड़ेगा एक्सटर्नली। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रूल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या करते हैं, एचआर टैग को यूज़ करेंगे। ये सब जो भी टैग है ना, वो खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर हमें लाइन ब्रेक करना है, तो हम बीआर टैग को यूज़ करते हैं। अगर हमें पोएम लिखना है, पोएम में होता क्या है कि वो स्पेस को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसके लिए टैग हम प्री टैग ले लेते हैं। मान लीजिए यही ले लीजिए ना। अब अगर हम पी टैग में इसको लिखते हैं और मुझे क्या चाहिए, ये लाइन हुआ ऐसे, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ। हो गया? सेव कीजिए। चलिए आउटपुट देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ? पूरा का पूरा एक लाइन। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था जैसे लिखे हैं वैसा ही। कॉपी कीजिए, ये टैग लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, सेव कीजिए। आ गया? यही अंतर होता है कि कोई भी पोएम लिखना है या कोई भी उस टाइप से जिसमें स्पेस को मेंटेन करना है, तो हम उसको प्री टैग यूज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर भी सपोज़ दैट आपको रहता कि लाइक बोल्डनेस वगैरह कुछ भी सपोज़, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमें नॉर्मल H1 टैग वगैरह जो है वो डालेंगे ना। चलिए रहने देते हैं ऐसे ही। हुँ, तो ये हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो H1 का अपना इफ़ेक्ट है तो वो तो लाएगा ही। ठीक है? तो इस टाइप से हम कुछ टैग के बारे में आइडिया मिल गया। नेक्स्ट स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए क्या करते हैं, सीएसएस यूज़ करेंगे और सीएसएस के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे पूरा सीएसएस का ही है क्या? अच्छा, तो खत्म हो गया। चलिए, लगे हाथ सीएसएस ही देख लेते हैं इसको तो। हटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत तो है नहीं। ध्यान से देखिएगा, सीएसएस वाले पार्ट भी रिवीजन कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पे कुछ कलरिंग लगाना है, स्टाइल सीएसएस ऐड करना है। तो सीएसएस लिखने के लिए कितना तरीका है हमारे पास? कितना है अभिनव, पता है? जी सर। 3 हो गया, 3 बैच, जिसमें से एक इनलाइन हुआ, नेक्स्ट इंटरनल हो गया, नेक्स्ट एक्सटर्नल हो गया। ठीक है? ठीक है। तो पहला चीज़ आते हैं इनलाइन पे। इनलाइन कैसे करते हैं? इनलाइन का मतलब ही होता है अलोंग द टैग। तो टैग के साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? तो स्टाइल एट्रिब्यूट यूज़ करेंगे, मीन्स स्टाइल कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद सपोज़ हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर, ये ले लिए। चेक करते हैं, आउटपुट ये रहा। ठीक है? अब सपोज़ दैट ये तो हुआ इनलाइन सीएसएस। हमने पी लिखा, पी टैग को हमें सीएसएस अप्लाई करना है, लेकिन हम चाहते हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल क्या करते हैं, इस हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, और वो भी कैसे? तो स्टाइल टैग के साथ है। ठीक है? पी टैग लिए हैं, पी टैग के साथ बैकग्राउंड कलर रेड, सेव कीजिए और देखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर रेड आ गया। कहाँ पर आया? तो इसमें से आ गया। यहीं पे हम एक पॉइंट ऐड करते हैं। तो ये तो टैग हो गया पूरा का पूरा, और टैग के साथ मीन्स ओपनिंग टैग के साथ, ओपनिंग टैग में लेस देन ग्रेटर देन के अंदर कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं ना,
तो उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? निखिल, दीपांजलि? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। तो कुछ भी चीज हम ओपनिंग टैग में लेस देन ग्रेटर देन के अंदर लिखते हैं, एक्स्ट्रा देन टैग, अदर देन टैग, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं स्टाइल, तो ये क्या है? हमारा एट्रीब्यूट है। सेकंड चीज, तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो इनलाइन सीएसएस लिए हैं वो किसके हेल्प से कर रहे हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से। बट यहाँ पर जो सीएसएस लिखे इंटरनल, ये किसके हेल्प से? ये क्या है? स्टाइल। स्टाइल टैग। ये और स्टाइल टैग है क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर बंद हुआ है, लेकिन नीचे वाला हमारा एट्रीब्यूट है क्योंकि वो टैग के साथ है। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। स्टाइल सीएसएस कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम फिर ले लेते हैं H3EXTERNAL CSS। तो इसको रेफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसके साथ लगाना चाह रहे हैं? H3 के साथ। तो डायरेक्ट लिखते हैं फिलहाल H3, अंदर आते हैं एंड इसके साथ हम दे देते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब H3 में हम तो लगा दिए, चेक करते हैं, कुछ नहीं आया। कारण क्या है? कि जो एक्सटर्नल सीएसएस है और हमारा एचटीएमएल का फाइल है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है फिलहाल। तो हमें क्या करना होगा? हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? कौन सा क्या यूज करते हैं? लिंक टैग। लिंक टैग लेंगे। जब आप लिंक लिखते हैं ना तो नीचे आपको आ जाता है स्टाइल शीट, रिलेटेड स्टाइल शीट, और एचरेफ पे आ जाएगा। तो एचरेफ में अपना ये ध्यान दीजिएगा, फाइल का नाम अपने मन से ऐसे मत ले लीजिएगा, हो सकता है कि वो फाइंड आउट नहीं किया हो सही से। ये हुआ। अब हमारा ये अप्लाई हो गया। तो ये 3 तरीका है सीएसएस अप्लाई करने का। बाकी सीएसएस का प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं 3 वेज के बारे में जा रहा हूँ सिर्फ। बेहतर कौन होता है? तो बेहतर हमारा एक्सटर्नल सीएसएस होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस जब लिख रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा कोड आपका सेपरेट हो गया है। सीएसएस का अलग, एचटीएमएल का अलग। कोड को मैनेज करना बहुत ईज़ी हो जाता है ऐसे केस में, क्योंकि आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, आप इज़िली जा सकते हैं फाइंड आउट करने। इंटरनल सीएसएस ये भी ठीक है, सेपरेट ही रहता है, बट प्रयास करते हैं रियल टाइम में नहीं यूज़ करने का इस टाइप से। इनलाइन सीएसएस का क्या है? इनलाइन सीएसएस भी ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग रियल टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं। कारण क्या है? ये टैग के साथ है। तो मतलब इसको प्रेफ़र तभी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ डीबग करना है, ट्रबल शूट करना है, मान लीजिए कुछ इश्यू आ रहा है और आप सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं, सपोज़ एक्सटर्नल में, बार-बार एक्सटर्नल में जाना है, तो वहाँ ना जाकर टैग के साथ हम लोग अप्लाई कर लिए, चेक कर लिए और चेक करने के बाद सीएसएस को मूव कर दिए। तो इस पॉइंट तक का इनलाइन सीएसएस ठीक है। छोटे लेवल पे जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो ठीक है, इनलाइन भी लिख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल लिख लीजिए, कुछ नहीं दिक्कत है। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो एक्सटर्नल, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? आप एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ कीजिए। इनलाइन इनलाइन एंड इंटरनल को मत कीजिए। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि इनलाइन को हम तभी यूज़ करें जब हमें क्या करना है, कुछ कोड में इश्यू आ रहा है और हम कुछ स्टाइल लगाना चाह रहे हैं। इनलाइन लगाइए, वर्क कर गया, कोड को कॉपी पेस्ट करके, कट करके वहाँ रख लीजिए एक्सटर्नल में। इनलाइन में कहीं मत छोड़िए। ठीक है? तो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे एट्रिब्यूट के बारे में। क्या है? तो टैग में अदर देन टैग एलिमेंट, जो टैग का जो कंटेंट है, टैग है, उसके अलावा जो अवेलेबल होता है वो क्या कहलाता है? तो हमें एट्रिब्यूट कहते हैं। तो कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, उसके लिए सीएसएस का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। वो क्या है कि जैसे ही आप लिखिएगा, आपको वो आना खुद से सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहीं पे अगर हम कलर लिखते हैं, कलर आया और जो भी कलर चाहिए ले लीजिए। ठीक है? तो टेक्स्ट कलर करने के लिए कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट के लिए फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह ये सब हो जाता है। नेक्स्ट टेक्स्ट साइज़ अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट करना है, राइट करना है, वो यूज़ होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट में।
तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जब करेंगे तो सेंटर, लेफ्ट, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, राइट करना है तो वो हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ये सब तो नीचे प्रैक्टिस का कोड है। डे 2 हो गया, डे 3 में क्या है? चलिए डे 3 का कुछ देख लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है उसमें? पहला है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या करेगा? जब भी आपको कंटेंट को हाईलाइट करना है, आप बोल्ड टैग ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पी टैग लिया और पी में हमने कुछ कंटेंट लिख लिया, 12 ये हो गया। बट इसमें से मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को बोल्ड करना है, हाईलाइटेड करना है। इसको हम बी टैग के अंदर डाल देंगे, पेस्ट कीजिए और देखिए आउटपुट इसका यहाँ पे आपको दिख रहा है। इप्सम जो है हमारा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हम ऐसे करते हैं। हमारे पास एक और है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर भी कंटेंट को अगर हम लिख देंगे तो वो बोल्ड ही हो जाएगा। ये दिख रहा है? तो बोल्ड करने के लिए मीन्स हाईलाइट करने के लिए बी टैग भी यूज करते हैं, बोल्ड टैग भी एंड स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज करते हैं। दोनों अंतर क्या है? बी टैग जो लिख रहे हैं तो आगे चल के हम लोग क्या पढ़े हैं? सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक। तो बी टैग अगर जो है ना ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो हमें सेंस दे रहा है। ये क्या बता रहा है कि वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है। डेवलपर पर्पस पे वो बता रहा है इम्पोर्टेंट, बट यूजर के पॉइंट पे जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो यूजर क्या जज कर सकता है इसमें कि यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ यहाँ स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसे तो मतलब है कि ये वाला हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट इन द सेंस कि उसे बोल्डनेस कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सपोज दैट कोई कंटेंट है और उसे मुझे इटैलिक फॉर्म में करना है, जैसे यही कंटेंट लिखा हुआ है, मुझे इटैलिक में लिखना है। आई टैग यूज कीजिए और आई के अंदर लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपको इटैलिक हो गया। इटैलिक लिखने का एक और तरीका है। इटैलिक लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है? सपोज ये पूरा कंटेंट ही मुझे इटैलिक में चाहिए, दोनों कंटेंट, तो ई एम टैग, जिसको हम बोलते हैं एम्फेसाइज टैग। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों वर्ड जो है आपका इटैलिक में आ गया, बाकी का बाकी क्या है? नॉर्मल में है। तो इसको एम्फेसाइज बोलते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई कंटेंट है, सपोज कोई कंटेंट है, मुझे उसे हाईलाइट करना है, क्या करेंगे? मार्क टैग। पता नहीं ये शो क्यों नहीं करता है। मार्क टैग लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोई हाईलाइट करना है तो बाय डिफॉल्ट जो मार्क टैग का कलर आएगा ना वो येलो आएगा। नेक्स्ट है, अगर मुझे कोई कंटेंट को छोटा करना है और हम सीएसएस नहीं लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? स्मॉल टैग। स्मॉल टैग आपको कंटेंट को छोटा करने में काम करेगा। कौन सा कंटेंट है? इंसिडेंट, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये वाला कंटेंट आपका छोटा हुआ है। तो ये एक फिक्स है कि लाइक जैसे होता है ना, बाय डिफॉल्ट हम कुछ पिक्सल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जनरली फॉन्ट साइज की हेल्प से हो जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट अगर हम चाहते हैं तो स्मॉल टैग से हो जाएगा, बट इसका यूज जनरली नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फॉन्ट साइज को यूज करके कर लेते हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए कुछ आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का, लाइक माय नेम इज, यहाँ पे डॉट डॉट दीजिए और यहाँ पर आपको आंसर है ABC स्लैश एक्स वाई एंड जेड। ऐसा कुछ आपके पास कंटेंट है, ये लिए पी टैग में पेस्ट कीजिए, सेव कीजिए। कहाँ पर जा रहा है ये पी टैग का डिजाइन? कमेंट मारिए जरा।
अच्छा, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमारा नाम एबीसी नहीं है, XYZ है। हम चाहते हैं इसको स्ट्राइक आउट करना। क्या यूज करेंगे? कौन सा टैग? डिलीट टैग, DEL लिखेंगे। सेव कीजिए। अब आपका ये स्ट्राइक आउट हो गया। ठीक है। तो अब अगर हम चाह रहे हैं कि इसको मैं इटालिक भी करूं, बोल्ड भी करूं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सपोज XYZ को हम बोल्ड एंड इटालिक दोनों चाहते हैं, तो पहले बी लिख दीजिए, सॉरी, बी आ गया। और इटालिक भी चाहते हैं, आई लिखिए, और इसके अंदर आप अपना एलिमेंट डाल दीजिए। यहाँ देखिए क्या किया हूँ, यहाँ 2 टैग है, बी बोल्ड भी हो जाएगा, इटालिक भी हो जाएगा। सेव कीजिए, बोल्ड भी हुआ, इटालिक भी हो गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं, मल्टीपल टैग को हम अंदर डाल सकते हैं। अब क्या करना है, हाँ, तो यहाँ पर ये जो, ये तो डिलीट हो गया ना, XYZ को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इंसर्ट कर देना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में इंसर्ट करना। तो क्या करेंगे, ये पूरा को उठाता हूँ और यहाँ से डॉट डॉट हटाता हूँ और टैग यूज करेंगे INS, और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। हो गया, INS आपका ये इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अंडरलाइन आ रहा है, वो कटा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि Y लिखा हुआ है। Y की जगह पे आप अगर ये लिख दीजिए, देखिए आ गया। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला तो सबको याद रहता होगा, कोई रहे चाहे नहीं रहे। चलिए H3 ही ले लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये 2 मुझे ऊपर भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सब पैरेलल में जा रहा है। हमें क्या चाहिए, वो 2 जो है ऊपर में होना चाहिए, पावर के फॉर्म में। तो क्या करेंगे कि हम ये 2 को सुपर स्क्रिप्ट लिखेंगे, SUB। ओ सॉरी, स्पेस दीजिएगा ना तो क्या होता है, सजेशन आएगा, कभी कभी नहीं भी देगा सजेशन आपको। ये कुछ सॉरी, ओ सब लिखा गया, SUP ना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 2 जो है ऊपर चला गया। दोनों में ऊपर नीचे आपको डिफरेंस दिख रहा है। सेम उसी टाइप से हम क्या करेंगे, बाकी के लिए भी तो चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे सेव कीजिए। हो गया। तो ये काम करता है सुपर स्क्रिप्ट। सेम उसी प्रकार से अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर सपोज दैट CORDINAT कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ X1 कॉमा Y1, इसका मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है। ये हुआ इक्वल टू 1 कॉमा 1, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे क्या चाहिए, तो कोऑर्डिनेट जब लिखे हैं अगर X1 Y1, तो ये 1 कहाँ होना चाहिए था, नीचे में, ना कि बगल में। तो इसके लिए यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट। दोनों में अंतर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, ये पैरेलल में है, बट यहाँ जो आया है वो नीचे आया है, और यहाँ जो आया है वो ऊपर आया है। अब अगला टैग यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किन्हीं को, कुछ भी डाउट है तो बताइए। अभिषेक, अभिनव, आप लोग को कोई डाउट है क्या?
नो सर, सही है, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक टैग मिला था INS इंसर्ट, लेकिन हम अंडरलाइन अगर करना चाहते हैं ना तो हमारे लिए पास एक और टैग है, यू टैग भी है। जैसे मान के चलिए कोई कंटेंट ही लिखे हैं पूरा, चलिए यू टैग और LOREM एंड हम लोग 4 ले लेते हैं, काफी है, 4 एलिमेंट मिल गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, जबकि सेम काम जो है ना INS भी करेगा, लेकिन अंतर क्या है दोनों के केस में आइए मतलब डेवलपर पर्पस कोई भी चीज हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो दोनों पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, डेवलपर एंड यूजर। तो यूजर के पर्पस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप यहाँ पे क्या लिखे हो नहीं लिखे हो, ये ऊपर कैसे आया नीचे कैसे आया, उसको से कोई लेना देना उसको नहीं है। उसे मतलब है कि उसे पढ़ने आना चाहिए, बस। तो लेकिन डेवलपर के पर्पस पे दोनों में अंतर है। जब आप यूट ले रहे हो, हम लोग आगे जाके थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। तो ये यू टैग जो है ना कोई सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम INS को देखें तो हमें कुछ सेंस मिल रहा है। इसको पढ़ के कुछ हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये INS है मतलब इंसर्ट वगैरह कर रहा है, कुछ वैसा हो रहा है। बट यू से हम लोग वैसा कुछ समझ नहीं रहे हैं कि अंडरलाइन हो गया, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, वो थोड़ी सेंस दे पा रहा है। तो वही सीन है। तो अंडरलाइन भी है, वो यू से हम अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या है ना, ये ट्रांसपेरेंसी आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट टैग है, कि कुछ भी इफेक्ट करना है, मीन्स कुछ भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके ओरिजिनल बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तब आप स्पैन टैग ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए पी टैग हमने लिया, पी टैग के अंदर मेरा कंटेंट हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या कि मैं ऊपर वाला को कमेंट कर दूं पहले। अब हम चाहते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है, इसका कलर को चेंज कर दें, सिर्फ इसका कलर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, स्टाइल लगाते हैं, कलर चेंज करना है, कलर दे देते हैं रेड। लेकिन क्या हुआ, ये पूरा कंटेंट ही चेंज हुआ, बट मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ इस पर्टिकुलर को। हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को किसी टैग के अंदर डालेंगे। कौन से टैग के अंदर डालें, चलिए ट्राई करते हैं H1 टैग। H1 लिए, अंदर रख दिए। अब हम यहाँ से ये कलर को यहाँ से हटाइए और यहाँ पे डालिए। प्रॉब्लम क्या हुआ, कलर रेड हो गया। कलर रेड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कंटेंट हमारा ब्रेक हो गया। हमें उसका ध्यान रखना है, हमें उसका बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये गड़बड़ हुआ। आते हैं फॉर्मेटिंग टैग जो हम लोग अभी जस्ट देखे। चलिए EM ही मान लीजिए पढ़ते हैं। क्या किया, लाइन ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये इटैलिक फॉर्म कर दिया। तो सिर्फ एक टैग है जो आपको हेल्प करेगा, स्पैन टैग। स्पैन टैग आपका बिहेवियर नहीं चेंज करेगा, लेकिन जो आप करना चाहेंगे वो स्पैन के हेल्प से कर सकते हैं। मीन्स कभी भी कोई भी पैराग्राफ कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने H1 टैग लिखा, H1 के अंदर लिखा, ठीक है। डमी कंटेंट लिखने के लिए जो है ना, आप जो भी टैग लिख रहे हैं LOREM लिखिए और इसके बाद जितना टेक्स्ट चाहिए उतना लिख दीजिए। मान लीजिए मुझे चाहिए 50 टेक्स्ट, 50 लिखिए, इंटर मारिए, आपको 50 कंटेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डमी कंटेंट के लिए हमें हेल्प कर देता है। हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर को कलर चेंज करें या बॉर्डर लगाएं, लगा दीजिए। कैसे करेंगे, स्पैन टैग लीजिए और स्पैन के अंदर इसको डाल दीजिए। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ स्पैन लिया, और स्पैन जो है पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट टैग की तरह आप कर सकते हो। स्टाइल लगाइए, बॉर्डर दीजिए 3 पिक्सल्स, यस, डैश्ड, चलिए कुछ भी डाल दीजिए ना। क्या हुआ, पर्टिकुलर वो एलिमेंट हमारा इफेक्टिव हो गया। तो ये था आपका कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट टैग जो जनरली हमें रियल टाइम में मतलब बहुत यूज़ होता है, पूरा डिज़ाइन करने में हेल्प बहुत करता है, और ख़ास करके तो स्पैन टैग, इसका तो आप समझिए बहुत ही यूज़ है। तो यहाँ से हम लोग
पूरा ये सब कवर कर लिए हैं। फॉर्मेट, और इसका नाम क्या है? तो फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है। इसका है फॉर्मेटिंग टैग, जो डिजाइनिंग पर्पस पे आपको हेल्प करता है। मार्क्यूप टैग, जो आप कंटेंट को मूव करना चाहते हैं। जब आप चाहते हैं कि कंटेंट को हम क्या करें, स्क्रॉल करवाएं, आप मार्क्यूप टैग ले सकते हैं। मैं जस्ट इसका एक टैग को लेके दिखाऊंगा। ठीक है, ये रहा। कहाँ गया? अच्छा, हमने ना डायरेक्शन दिया है ना बिहेवियर दिया है, इसीलिए राइट कैसे लिखते हैं डायरेक्शन? डायरेक्ट देते हैं लगता है ना, लेफ्ट या राइट कुछ। कंटेंट है, ओह कंटेंट मैंने कॉपी ही आधा किया, सिर्फ मैंने ओपनिंग ही कॉपी किया था। अब आएगा, ठीक है। इसमें किया क्या गया, इसमें मार्क्यूप टैग लिए, स्टाइलिंग कर दिए, वो सब ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट था, हमने जो कंटेंट डालना चाह रहे थे, इमेज कंटेंट सारा को डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो आप किस टाइप से उसको मूव करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन पे, आप वो चीज यहाँ लगा सकते हैं। रुकिए, मैं इमेज भी ले आता हूँ तो थोड़ा सा सही लगेगा। इमेज आ गया। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। अब चाहते हो डायरेक्शन को चेंज करना, यहाँ पे लगा दीजिए, चेंज हो गया डायरेक्शन। तो जो भी डायरेक्शन दीजिएगा उस हिसाब से वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्शन जो हम देते हैं ना, लेफ्ट राइट इस टाइप से लिखते हैं, टॉप बॉटम किधर से आप चलाना चाह रहे हैं। टॉप नहीं क्या होता है क्या, पता नहीं, टॉप नहीं कुछ दूसरा लगता है, होता है अप डाउन होता है क्या? DOWN, ठीक है। इस टाइप से डायरेक्शन आपका वर्क करता है। चलिए, ये सारा जो नेक्स्ट है ना, ये सब हम लोग अगले में डिस्कस करेंगे।